अक्सर जब हम वॉर या किसी बड़े संघर्ष के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीरें आती हैं? जाहिर है गिरी हुई इमारतें या फिर हाँ, गिरी हुई इमारतें, धुएं का गुबार और इंसानी जानों का वो भारी नुकसान जिसकी कोई भरपाई कभी नहीं हो सकती। और न्यूज़ चैनल से लेकर इतिहास की किताबों तक फोकस हमेशा इसी बात पर होता है कि राजनीति कैसे बदली या फिर कितनी आर्थिक तबाही हुई। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम उन पेपर्स और रिसर्च आर्टिकल्स के स्टैक में गोता लगाने वाले हैं जो एक ऐसे मूक पीड़ित की बात करते हैं जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और वो है हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति। बिल्कुल। और आज हमारे पास कई अहम सोर्सेज हैं इस चर्चा के लिए, जैसे यूएस आर्मी वॉर कॉलेज का एक बहुत ही डिटेल्ड लेख है जो युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों पर बात करता है। हाँ, इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज यानी ISS की हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और आपदा प्रबंधन पर रिसर्च है। और पाकिस्तान के लिए GFDRR की आपदा जोखिम प्रोफाइल भी है हमारे पास। और साथ ही फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल साइंस का इकोसाइट पर छपा एक बहुत ही विस्तृत रिव्यू आर्टिकल है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। हाँ, हमें ये डिकोड करना है कि कैसे युद्ध और हथियार हमारे इकोसिस्टम को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं और कैसे वॉर जोन में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो संकट कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोसाइड को एक अपराध मानने के लिए क्या लीगल कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो ये विषय सिर्फ कुछ पेड़ों के कटने या जानवरों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम उस सोर्सेस का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि ये सीधे तौर पर इंसान के भोजन, पीने के पानी और हमारे भविष्य के सर्वाइवल से जुड़ा है। तो चलिए इकोसाइड के इतिहास से शुरू करते हैं। जब मैं वो फ्रंटियर्स वाला रिव्यू आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें वियतनाम युद्ध का जो जिक्र था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हाँ, एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल वो इतिहास का एक बहुत ही डरावना पन्ना है। मतलब वहां जंगलों को खत्म करने के लिए इस केमिकल का इस कदर अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया कि लगभग 30 लाख एकड़ जंगल पूरी तरह से साफ हो गए। जरा सोचिए, 30 लाख एकड़, वो जमीन हमेशा के लिए बंजर और जहरीली हो गई। और सिर्फ वियतनामी क्यों, अगर हम खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर को याद करें, जहां पीछे हटती हुई सेनाओं ने 600 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी थी। उस आग से आसमान में इतना धुआं और जहरीली गैसें भर गईं कि आसपास के देशों में बाकायदा काली बारिश या ब्लैक रेन होने लगी थी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं था, ये एक हकीकत थी। युद्ध का असर कभी भी सिर्फ उस मैदान तक सीमित नहीं रहता जहां गोलियां चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, लोग कह सकते हैं कि वो तो पुराने युद्ध थे, आज तो हमारे पास बहुत ही मॉडर्न और तथाकथित स्मार्ट तकनीक है। यहीं पर हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। मतलब आज भी उतना ही नुकसान होता है, बल्कि उससे भी ज्यादा धीमा और गहरा नुकसान। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि आज के भारी हथियारों का प्रभाव बहुत खतरनाक है। T-55 और T-72 जैसे भारी टैंकों का ही उदाहरण ले लीजिए, जो आज के समय में बहुत आम है। हाँ, जब ये भारी टैंक किसी इलाके से गुजरते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ धूल उड़ा रहे हैं। उनका भारी वजन मिट्टी को इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है, इतनी सख्त कर देता है कि जमीन की प्राकृतिक संरचना ही टूट जाती है। बिल्कुल, पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। मतलब किसी खूबसूरत खेत पर एक भारी स्टीम रोलर चला देने जैसा है। एकदम वैसा ही। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन टैंकों के इंजनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकलती हैं। और जब ये गैसें हवा में मौजूद नमी के साथ मिलती हैं तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। ये एसिड रेन वहां के जंगलों और झीलों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और उन हथियारों में जो विस्फोटक इस्तेमाल होते हैं उनका क्या? रिसर्च पेपर में TNT और RDX को लेकर जो फैक्ट्स हैं वो तो मुझे और भी ज्यादा परेशान करने वाले लगे। सही कहा आपने। हम अक्सर सोचते हैं कि बम फटा, धमाका हुआ और बात खत्म, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। रसायन बच जाते हैं ना? हाँ, TNT और RDX जैसे जो रसायन बमों और गोलों में होते हैं उनके अवशेष कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होते। वो वहां की मिट्टी में और ग्राउंड वाटर में घुल जाते हैं। यानी वो हमेशा के लिए वहां के पानी में एक अदृश्य जहर घोल देते हैं। सटीक। और चूंकि ये रसायन प्राकृतिक रूप से डिग्रेड नहीं होते, ये पौधों के जरिए हमारी फूड चेन में एंट्री कर लेते हैं। इसका सीधा असर जल जीवन और वहां रहने वाले इंसानों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, सालों साल तक। और ड्रोन जैसी तकनीक, आजकल तो हर खबर में ड्रोन्स का जिक्र होता है, जिन्हें बहुत ही सटीक तकनीक माना जाता है। ड्रोन सटीक हो सकते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिहाज से क्लीन बिल्कुल नहीं है। उनके इंजनों की वजह से। हाँ, उनके कंबशन इंजन भी भारी मात्रा में कार्बन और अन्य जहरीली गैसें छोड़ते हैं, और जब वे मिसाइल दागते हैं तो वही भारी धातु और रसायन पर्यावरण में मिल जाते हैं।
तो तकनीक चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, पर्यावरण के लिए वो विनाशकारी ही साबित होती है। बिल्कुल। चलिए इतिहास से निकलकर अब जरा आज के हालात पर नजर डालते हैं। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के डेटा को अगर हम पूरी तरह से तटस्थ होकर देखें, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के, तो आंकड़े क्या कहते हैं? रिपोर्ट में लेबनान और इजराइल सीमा पर चल रहे मौजूदा हालात का जिक्र है। हाँ, अगर हम सिर्फ पर्यावरणीय प्रभाव के डेटा को देखें तो रॉकेट हमलों और गोलाबारी के कारण उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में हर हफ्ते लगभग 1000 हेक्टेयर जमीन जल रही है। हर हफ्ते 1000 हेक्टेयर, यानी करीब 2471 एकड़ हर हफ्ते। जी हाँ, इजराइल की तरफ इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ है, और अगर लेबनान की तरफ देखें तो वहां की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि तबाह हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि लेबनान का 22% फल और 38% जैतून उसी इलाके में पैदा होता है। और जैतून यानी ऑलिव के पेड़ तो रातों रात बड़े नहीं होते ना, उन्हें एक अच्छी फसल देने लायक बनने में दशकों लग जाते हैं। यानी ये सिर्फ आज की फसल का नुकसान नहीं है, ये पूरी एक पीढ़ी की इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी का नुकसान है। एकदम से। इसी तरह अगर हम यूक्रेन युद्ध के डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो रिपोर्ट बताती है कि युद्ध के कारण यूक्रेन के संरक्षित क्षेत्रों का, जो उनके नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स हैं, उनका 20% हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और कखोव का बांध टूटने की जो घटना हुई, उसने तो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर खड़ा कर दिया। भारी मात्रा में रसायन, तेल और मलबा सीधे नदियों में बह गया था। बिल्कुल। ये सब सुनकर एक ही बात दिमाग में आती है कि पूरी दुनिया की सेनाएं मिलकर पर्यावरण पर कितना बड़ा बोझ डाल रही हैं। रिसर्च इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देती है। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5.5% हिस्सा पूरी दुनिया की सैन्य गतिविधियों से आता है। 5.5%? ये तो दुनिया के कई बड़े देशों के कुल कार्बन एमिशन से भी कहीं ज्यादा है। और एविएशन इंडस्ट्री से होने वाले एमिशन से भी ज्यादा है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। अब यहाँ से चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। इन सैन्य गतिविधियों के कारण भारी एमिशन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और क्लाइमेट चेंज का सीधा मतलब है ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, सूखा और तूफान। तो क्या होता है जब ये प्राकृतिक आपदा किसी ऐसे देश में आती है जहां पहले से ही युद्ध चल रहा हो? ISS की रिसर्च इस पर बहुत रोशनी डालती है। हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की ये रिसर्च हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाले देशों पर आधारित है, जैसे दक्षिण सुडान, यमन और अफगानिस्तान। ये देश पहले से ही हथियारों और संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, और जब वहां भयंकर सूखा या बाढ़ आ जाती है तो ये सिर्फ एक संकट नहीं रहता, ये एक दोहरा संकट बन जाता है। दोहरे संकट की इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रिसर्च में एक टर्म है फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस। जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होता है? फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस का मतलब है जब देश का प्रशासन टुकड़ों में बंट जाए या काम करना बंद कर दे। मान लीजिए किसी इलाके में भारी बाढ़ आ गई। एक नॉर्मल स्थिति में प्रशासन वहां रेस्क्यू टीम भेजता है, रिलीफ कैंप लगाता है। लेकिन वॉर जोन में तो वो मशीनरी टूट चुकी होती है। बिल्कुल। उनका पूरा ध्यान सिर्फ लड़ाई पर होता है। प्रशासन के पास ना पैसा होता है, ना लोग। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मदद पहुंचानी पड़ती है। हाँ, UN या रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं आती हैं, लेकिन उनके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, जिसे रिसर्च में ट्रायज ऑफ एड कहा गया है। ट्रायज ऑफ एड? ये तो थोड़ा मेडिकल टर्म जैसा लगता है, जैसे इमरजेंसी रूम में होता है। बहुत सही तुलना है ये। जैसे किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में अचानक बहुत सारे घायल आ जाएं और डॉक्टर के पास संसाधन सीमित हो, तो वो तय करते हैं कि किसे तुरंत इलाज चाहिए और किसे इंतजार कराया जा सकता है। वॉर जोन में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी यही करती हैं। वो तय करती हैं कि सीमित संसाधनों में किसे और कहां मदद दी जाए। और अक्सर मीडिया और राजनीति का पूरा ध्यान सिर्फ युद्ध पर होता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पीछे छूट जाता है। पर्यावरण उस इमरजेंसी रूम का वो मरीज बन जाता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस डरावनी स्थिति का एक बहुत ही विस्तृत उदाहरण GFDRR के आंकड़ों में अफगानिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही दशकों का संघर्ष याद आता है, लेकिन ये देश प्राकृतिक आपदाओं का भी केंद्र है। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 1980 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 20,000 से अधिक मौतें हुई हैं। कारण आर्थिक नुकसान भी कम नहीं है। सिर्फ सूखे के कारण हर साल औसतन $280 मिलियन का कृषि नुकसान होता है। एक ऐसी आबादी जो पहले ही संघर्ष के कारण मुश्किल में है, उसके लिए ये नुकसान बहुत बड़ा है। और वहाँ भौगोलिक चुनौतियां भी हैं, जैसे हिंदू कुश पहाड़,
हाँ, हिंदुकुश पहाड़ों में भूकंपों ने पिछले 30 वर्षों में 10,000 से अधिक जानें ली हैं। सालांग पास जैसे इलाकों में हिमस्खलन और बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। एक सड़क जो पहले ही संघर्ष में टूटी हुई है, वहां अगर हिमस्खलन आ जाए तो तबाही का स्तर कहीं ज्यादा होता है। तो क्या ऐसे हालात में कोई उम्मीद की किरण है? रिसर्च दिखाती है कि इन हालात में भी डीआरआर पूरी तरह से असंभव नहीं है। शोधकर्ता इसे पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। यानी विकास या शांति के कुछ छोटे हिस्से। बिल्कुल, अगर संघर्ष संवेदनशील और डू नो हार्म अप्रोच अपनाया जाए। यानी ऐसा कुछ न करें जिससे अनजाने में ही कोई नया झगड़ा शुरू हो जाए। हाँ, तो इन छोटे हिस्सों में आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है। अगर कम्युनिटी को साथ लेकर छोटे प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएं, तो ये भविष्य के लिए एक मॉडल बन सकते हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। अब समाधान और भविष्य के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। क्या पर्यावरण को नष्ट करने वालों को युद्ध अपराध की तरह सजा दी जा सकती है? हाँ, ये आज के समय की एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के रोम स्टैट्यूट में इकोसाइड को 5वें अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में शामिल करने की मांग चल रही है। अभी उसमें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध जैसी चीजें शामिल है ना? हाँ, और अगर इकोसाइड इसमें जुड़ जाता है तो इसका असर बहुत क्रांतिकारी होगा। कोई सैन्य कमांडर या संस्था अगर जानबूझकर पर्यावरण को तबाह करती है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा। ये तो वैश्विक स्तर की बात हुई, लेकिन सोर्सेज में कुछ राष्ट्रीय कानूनों के उदाहरण भी हैं जो बहुत कड़े हैं। जैसे फ्रांस का क्लाइमेट एंड रेजिलियंस एक्ट। इसके तहत पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। और इक्वाडोर ने तो अपने पीनल कोड के अनुच्छेद 245 में पर्यावरण के खिलाफ अपराधों को सजा की योग्य माना है। और वियतनाम का उदाहरण तो और भी सख्त है। उन्होंने अनुच्छेद 278 के तहत इकोसाइड को मानवता के खिलाफ अपराध माना है। और सबसे अहम बात यह है कि वियतनाम का ये कानून सिर्फ शांति के समय नहीं बल्कि युद्ध के समय पर भी लागू होता है। बिल्कुल, आप युद्ध का बहाना देकर पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। कानून तो अपनी जगह है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसके पुनर्निर्माण की क्या रणनीतियां हो सकती हैं? सबसे पहला कदम है ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिस। युद्ध के बाद निर्माण पुराने प्रदूषण फैलाने वाले तरीकों से नहीं होना चाहिए। और सोर्सेज में एक स्कोप मॉडल का भी जिक्र है। हाँ, स्कोप मॉडल यानी सोशल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पहलुओं को एक साथ लेके चलना। सिर्फ ईंट गारे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वापस खड़ा करना होगा। साथ ही रणनीतिक पर्यावरण आकलन या SEA का भी जिक्र किया गया है, ताकि कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका इकोसिस्टम पर असर जांचा जा सके। और इन सब के केंद्र में स्थानीय समुदायों को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संसाधन नहीं होंगे तो भविष्य में फिर से कोई नया संघर्ष भड़क सकता है। बिल्कुल, शांति और पारिस्थितिकी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण की रक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास या शांति संभव ही नहीं है। इस पूरी चर्चा को अगर संक्षिप्त में रखें तो ये स्पष्ट है कि युद्ध की इस डरावनी सच्चाई को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नदियों में रसायनों के रिसाव से लेकर वैश्विक जलवायु परिवर्तन तक पर्यावरण सबसे बड़ा मूक शिकार है। लेकिन कानूनी जवाबदेही और सही नीतियों के जरिए एक उम्मीद भी है। और अब इस चर्चा के अंत में सोर्सेस की जानकारी पर आधारित एक ऐसा विचार है जो एक नया नजरिया देता है। वो क्या है? अगर सिर्फ युद्ध लड़ने और हथियारों के इस्तेमाल से इतनी विशाल मात्रा में कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय विनाश होता है, जो हमने देखा कि 5.5% है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि दुनिया भर में शांति के समय भी जो विशाल सेनाएं और सैन्य ढांचे बनाए रखे जाते हैं, क्या वे बिना कोई गोली चलाए भी चुपचाप हमारी पृथ्वी को उसके पर्यावरणीय सीमाओं के पार धकेल रहे हैं? ये सच में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।